पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 यानी कि EIA ड्राफ्ट 2020 को वापस लेने की लगातार मांग कर रही 3 वेबसाइट्स को अचानक से बंद कर देने के बाद अब 23 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे UAPA का हवाला दिया है। आपको बता दें, UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये तीनों वेबसाइट्स देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब दिल्ली पुलिस खुद इस बात से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि ये UAPA वाला नोटिस उनसे गलती से जारी हो गया था। आपको बता दें कि ये EIA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है और बीते कुछ दिनों में जब से सरकार ने इसमें EIA ड्राफ्ट 2020 को लाकर कुछ विवादास्पद बदलाव किए हैं, तब से पर्यावरण हितैषी ये वेबसाइट्स लेट इंडिया ब्रीथ, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और देयर इज़ नो अर्थ ने इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया है। ऐसे में सरकार का इन पे UAPA लगाना किस हद तक सही है, आइए देखते हैं अदृश्य भारत की इस रिपोर्ट में। हेलो, आई एम गंगोत्री चंदा फ्रॉम फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया। इस महीने यानी जुलाई के 10 तारीख को हमारे वेबसाइट को टेकन डाउन कर दिया गया विदाउट एनी नोटिफिकेशन, वो भी ऐसे पीक टाइम पे जब हमारे कैंपेनिंग रिगार्डिंग द ड्राफ्ट EIA 2020 पीक पे चल रहा था। और इसके बाद हमने IFF को कांटेक्ट किया, यानी जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, ये दिल्ली बेस्ड है और ये इंटरनेट फ्रीडम को डिफेंड करते हैं। उसके बाद हमें पता चला, दिल्ली पुलिस से नोटिस मिला कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के वजह से हमारी ये वेबसाइट टेकन डाउन कर दिया गया। लेकिन हमारे वेबसाइट से ऐसा कुछ हम करते नहीं हैं जो मेन हम करते हैं वेबसाइट के थ्रू। ये हमारे मूवमेंट जो है क्लाइमेट क्राइसिस से बचने के लिए, ये हमारे मूवमेंट के लिए हम एक दूसरे वॉलंटियर से कनेक्ट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल रिस्क एंड हम अथॉरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कुछ मिटिगेशन एक्शन के लिए, ताकि हम हमारे फ्यूचर को सेव कर सकें। एंड ये रिगार्डिंग द EIA कैंपेनिंग हम एक फ्रेमवर्क बनाए थे ईमेल कैंपेनिंग का, ताकि लोगों को हम फैसिलिटेट कर पाए कि लोग अपने तरफ से मेल भेज सके या फिर अपना रिस्पॉन्स भेज सके टू द अथॉरिटी रिगार्डिंग द ड्राफ्ट EIA 2020, जो कि अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री लेवल से ही इन्वाइट किया गया था लोगों को रिस्पॉन्स या फिर सजेशन ऑन दिस ड्राफ्ट EIA 2020। और हम अपने तरफ से भी एनवायरमेंटल एक्टिविटी करते हैं विदाउट एनी फिनेंशियल सपोर्ट जितना हमसे हो सके, दैट इज़ सीड बॉल मेकिंग, क्लीन अप ड्राइव्स, ऑल्सो द साइकिल रैली टू मेक पीपल अवेयर एटसेट्रा। थैंक यू। नमस्कार, मैं गौरव गंभीर। EIA 2020 कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और पिछले 2 दिन से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि 3 वेबसाइट्स पे अनलॉफुल एक्टिविटी का कानून लगा के इन वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया। ये वेबसाइट्स पर्यावरण के मुद्दे पे काम कर रही थी और ज़्यादातर स्कूली बच्चों या कॉलेज के बच्चों द्वारा चलाई जा रही थी। तो क्या अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि देश को तोड़ने के लिए नॉर्मली लगाया जाता है, वो पर्यावरण के मुद्दे पे भी लगाया जाएगा? ऐसा क्या है EIA 2020 की इसके बारे में बात करने वालों पे ऐसा कानून लगा के उसको बंद कर दिया गया? मैं पिछले कुछ समय से लेट्स सेव दिल्ली कैंपेन से जुड़ा हूँ और इस कैंपेन के तहत हमने दिल्ली में प्रदूषण और दिल्ली की बदहाल होती व्यवस्था जो कि रहने लायक नहीं बची है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके संदर्भ में हम EIA के बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि शहरीकरण, मकान बनाना, इसके ऊपर EIA कानून पहले से ही नहीं लगता था। अगर किसी एरिया में बड़ी तादाद में कोई मकान बनने हैं तो वहाँ पे EIA बड़े लिमिटेड तरीके से लगाया जाता था। और सरकार, जैसे कि दिल्ली में अगर हम 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे जो कि पार्लियामेंट नया बनना है और उसके आसपास सरकार नई बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग EIA के लिए अप्लाई किया। वैसे ही सरोजनी नगर, नौरोजी नगर 7 कॉलोनी का प्रोजेक्ट है, पर सरकार ने अलग अलग किया। तो सरकार ने पहले ही उसको काफ़ी वीक कर रखा था और अब नए कानून में ये और ज़्यादा और नए कानून में इसको और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। हम समझते हैं कैसे।
बेसिकली पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ पेड़ों का कटाई का मुद्दा नहीं है। अगर हम उपनिषद की बात भी करें तो उसमें भी ये दिया गया है कि निराकार परमात्मा से आकाश बना, आकाश से हवा बनी, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ बनी, खाना बना, जिससे हमारा मनुष्य बना। तो हमारा मनुष्य इन पंच महाभूतों से ही बना है। तो जब तक इन प्लानिंग में सरकार इन मुद्दों को, इन तत्वों को मिलाती नहीं है, जोड़ती नहीं है, तो वो कानून कहीं ना कहीं आधा ही रहता है और हम उस पर अच्छी तरीके से उस कानून का फ़ायदा नहीं ले सकते और हमारा जीवन बहुत जैसे कि अभी कोरोना का मुद्दा चल रहा है, तो ये उसी से निकला हुआ मुद्दा। अब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट में क्या कमियां हैं हम उसके बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन सरकार लेकर आई है कि उसमें कोई कंपनी प्लांट लगाती है, कोई कारखाना लगाती है, तो सरकार कुछ नहीं बताएगी किस लिए लग रहा है, वहाँ पे क्या नुकसान होगा, उसको इस कानून से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा कि पहले हर 6 महीने में रिपोर्ट देनी होती थी सरकार को, अब एक साल में देनी होगी जो भी कोई नया कारखाना या प्रोजेक्ट बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये आई है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लीजिए, बाद में सरकार से परमिशन के लिए आइए। तो यानी आपने बिल्डिंग टेढ़ी आड़ तिरछी कैसी भी बना दी और बाद में आप आके कह रहे हैं कि हमारी उस बिल्डिंग को पास कर दीजिए, तो वो बिल्कुल ही सोच से परे चीज़ है। और ऐसे कानून का क्या फ़ायदा होगा जहाँ पे आप बाद में आगे परमिशन के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स होते थे पहले, जिसको हटा दिया गया है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए हटा दिया गया। तो बहुत मुद्दों पे सरकार ने इस कानून को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें एक प्रोजेक्ट को लेके नहीं, इन पंच महाभूतों को लेके चलना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। हमें भारतीय होने का यही गर्व है कि हम इन पंच महाभूतों पे विश्वास करते हैं। तो हमारी ये जो पंच महाभूत है, ये हमारी प्लानिंग में, हमारे सिस्टम में भी झलकने चाहिए, तो हमें भारतीय होने पे ज़्यादा गर्व महसूस होगा। यही मेरा सरकार से निवेदन है। एक महत्वपूर्ण और जो चीज़ कमी है, जिसमें नोटिस पीरियड को कम कर दिया गया है। आपको पहले 30 दिन का पब्लिक कंसल्टेशन होता था, अब 20 दिन करना होगा। और काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि दिल्ली की भी हमने बात करी, वहाँ पे भी पब्लिक कंसल्टेशन पहले ही नहीं होता था। अब ऐसे बाकी और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी पब्लिक कंसल्टेशन को हटा दिया गया। तो यानी पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है सरकार के साथ, उसको सरकार कम करती जा रही है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि देश और दुनिया में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन और उससे हो रहा विनाश और भविष्य का आतंक है, वैसे ही कोरोना विषाणु भी है। इसलिए पर्यावरणीय समस्याओं पर ही नहीं तो हर विकास की योजना में पर्यावरणीय असरों के मूल्यांकन पर अपेक्षित यही है और था कि भारत जैसे देश में भी जो कानून पहले से बने हैं उन पर सख्त अमल किया जाएगा और कोई भी अवहेलना कानूनों की न करना संविधान की धारा 48 से 51 तक जो शुद्ध पर्यावरण का बुनियादी अधिकार भी नागरिक को देता है, उस पर अमल करना ही हो जाता। लेकिन इस देश में पर्यावरण सुरक्षा कानून जो 1986 में बना, उसके आधार पर 1994 में आया एक नोटिफिकेशन, जिसमें कुछ नियमावली बन गई। परियोजनाओं का वर्गीकरण और कौन से वर्ग में परियोजना है, यह उस योजना के पर्यावरणीय असर के आधार पर तय होने के बाद उसकी पूरी मंजूरी की प्रक्रिया और उसमें जन सुनवाई की बात भी शामिल हुई। 2006 में यह नोटिफिकेशन, जो कि जनतांत्रिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक प्रक्रिया का आधार बन गया था, कुछ कमजोर किया गया। लेकिन अब 2020 में जो पर्यावरणीय मूल्यांकन के बारे में नया नोटिफिकेशन लाने की बात केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, वह तो बहुत ही बड़ा आघात है, न केवल कानून पर बल्कि संविधान पर और अंतिमतः पर्यावरण पर। कोई भी नदी, पहाड़, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, इस पर असर अगर लाता हो
विकास, तो फिर वो विकास नहीं विनाश साबित होता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के तहत अब बहुत सारी योजनाओं को जरूरी नहीं होगा कि उसको मंजूरी लेने के पहले वो जनता जो कि प्रभावित होने वाली है उनकी सुनवाई की जाए। पहले भी सुनवाई की प्रक्रिया में काफी धांधलियां कभी होती थी, कभी कंपनियों का जोर चलता था, जैसे हमने रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ के पहली सरकार होते हुए देखा था। लेकिन फिर भी प्रभावित क्षेत्र में जाना पड़ता था, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी और जनता के साथ बातचीत, उनकी सुनवाई होती थी। अब वही निकाल देंगे अगर बहुत सारी योजनाओं से, तो ये पूरा जनतंत्र पर भी हमला होगा। दूसरी बात कि जो मंजूरी की प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया भी ये नोटिफिकेशन कमजोर कर रहा है। एक्सपर्ट कमेटी ने भी जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के ही तहत बनी हुई है उसकी प्रक्रिया को भी कमजोर कर रहे हैं, और एक्सपर्ट कमेटी ने अभी भी इस नोटिफिकेशन के बारे में सवाल उठाए, उनको भी अनदेखा कर रहे हैं। एक बात तो और ही गंभीर है कि मंजूरी देने के पहले जो पूरे अध्ययन और मूल्यांकन होता है असरों का, वो बाद में भी मंजूरी दे सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जिन परियोजनाओं के बारे में कहता है उन परियोजनाओं के बारे में तो मूल्यांकन अर्थहीन हो जाएगा। खदानों जैसी परियोजना जो बहुत गंभीर असर लाती है न केवल वहां रहने वाले आदिवासियों पर समूचे परिसर के पर्यावरण पर, उन खदानों को मंजूरी देने की टाइम लिमिट इन्होंने बढ़ा दी है। तो इसलिए बीच में भी मूल्यांकन करने की या कैसा चल रहा है उस पर सरकार से निगरानी रखने की, उसके आधार पर कुछ सशक्त कार्यवाही करने की संभावना ही नकार दे रहा है नया नोटिफिकेशन। ऐसी कई सारी बातें हैं, और 2014 से पर्यावरणीय कानून के तहत की नियमावली कमजोर करते हुए, आदेशों में बदलाव करते हुए अब ये जो संशोधित नोटिफिकेशन लाया गया है उसको EIA नोटिफिकेशन 2020 होते हुए विरोध करना जरूरी है। नहीं तो देश में पर्यावरण की बात ही आधी अधूरी भी नहीं, अनदेखी या नजरअंदाज की जाएगी, और यही चाहते हैं हमारे शासनकर्ता। हाय, मेरा नाम है यश मारवा। मैं लेट इंडिया ब्रीद यानी भारत को सांस लेने दो इस मुहिम के साथ एक कार्य करता हूँ। हमने मुहिम 2018 में शुरू करी थी मार्च में, और मेनली हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोगों को बता सकें कि कैसे गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज़ को डाइल्यूट कर रहा है, या हमारे जंगल छीन रहा है, या हमारे रहे हैं, या हमारे पानी को बर्बाद कर रहे हैं, और कई सारी ऐसी जल जंगल ज़मीन की बातें हम करते हैं। तो ड्राफ्ट EIA के बारे में जब हमने पढ़ा और जब हमने जाना इस मार्च में कि किस तरीके से इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, हमें लगा कि मतलब ये बहुत ही बड़ा मजाक है, बहुत ही भद्दा मजाक है इस देश की जनता के साथ, क्योंकि EIA वैसे ही ढंग से काम नहीं कर रहा है इस देश में। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ज़रिए यदि अगर ढंग से काम कर रहा होता तो इतने सारे प्रोजेक्ट जो इस देश में बर्बादी ला रहे हैं, ला चुके हैं, कर चुके हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, वो रद्द किए गए होते, वो आगे गए ही नहीं होते। लेकिन 1990 से जब से EIA इस देश में आया है उसको लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है और लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। जो स्थानीय लोग, जो अफेक्टेड लोग होते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उस सब के बावजूद और उसके ऊपर 2020 में ये जो नया ड्राफ्ट आया है, जो कोविड के टाइम पर आया है, जब पूरी दुनिया चाहती है कि एनवायरनमेंट को हम और सीरियसली लें, इकोलॉजी को, लोकल इकोसिस्टम्स को, इंडिजिनस पीपल जो हमारे मूल निवासी होते हैं उनके हक को हम सब समझें, ना कि जो डेवलपमेंट या विकास, जो हमारी धारणा जो हमारे दिमाग में बसाई गई है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हम रखें। तो ऐसे समय में ये जो EIA 2020 का जो ड्राफ्ट है उसके हम काफ़ी लोग पूरे देश से, कई सारे लोग, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, डॉक्टर्स, कई लोग, साइंटिस्ट इसके ख़िलाफ़ हैं और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको वापस लीजिए और एक हमारे साथ बैठकर, हमारे साथ चर्चा करके एक नया मसौदा तैयार करते हैं, एक नया लॉ तैयार करते हैं
लेकिन गवर्नमेंट सुनने के किसी मूड में हमें लग नहीं रही है, जिस कारण से कई लोगों ने, लाखों लोगों ने इसके खिलाफ मेल भेजे। और हालांकि पिछले पिछले महीने 29 जून को लेट इंडिया ब्रीथ की साइट ब्लॉक कर दी गई थी, और उसी के हफ्ते, एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 2 और साइट्स ब्लॉक कर गई। इनफैक्ट उनमें से एक के ऊपर तो UAPA के अंडर एक मेल भी भेजा गया उनको कि आप जो कर रहे हैं ये सब गतिविधि जो आपकी है वो देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो नोटिस वापस ले लिया गया है, एंड थैंकफुली लेट इंडिया ब्रीथ, fridaysforfuture.in और देयर इज़ नो एलपी की साइट वापस आ गई है, चल रही है अच्छे से। मगर वी हैव लॉस्ट 26 डेज। हमने करीब करीब 26 दिन तक हमारी मतलब लेट इंडिया ब्रीथ की वेबसाइट नहीं चल रही थी। और ये सेंसरशिप जिस तरीके से हुई है, लोगों की आवाज़ जिस तरह से दबाई गई है, उससे हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट के मुद्दे को ये गवर्नमेंट कितना सीरियसली लेती है। बिकॉज़ जो हमें दिखा, ये सारी आवाज़ दबाना और पूंजीपतियों के लिए प्रॉफिट करने वाले ऐसे जो लॉज हैं उनको आगे बढ़ाना, वो हमें काफ़ी बुरा लग रहा है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें, इसको सीरियसली लें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।